चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग कल आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ाए थे, तो उसी से संबंधित है आपका अभाज्य खंड ज्ञात करना। अभाज्य खंड ज्ञात करना। आवाज कम करो थोड़ी, ठीक है। देखिए, अभाज्य खंड में क्या करना होता है अपने को, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं एवं सभी गुणनखंडों की कुल संख्या से घात को, बंद हो गई, घात को गुणा करने पर, थोड़ी सी और बढ़ाओ, थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। घात को गुणा करने पर कुल अभाज्य खंड प्राप्त हो जाते हैं। कुल अभाज्य खंड प्राप्त हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि सर कैसे, समझ में नहीं आया कि कैसे कुल खंड प्राप्त होंगे। तो देखो, जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि 120 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य खंड होंगे, कुल कितने अभाज्य खंड होंगे। अगर ऐसे आ जाता है आपके सामने कि भाई 120 की पावर 8 है, इसमें नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। अभाज्य खंड को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सीईटी या अकॉर्डिंग टू आरएएस या फिर अकॉर्डिंग टू राजस्थान लेवल का कोई भी पेपर अगर आप देना चाहते हैं, सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको निकालना, ये समझ लो जैसे मच्छर को मारने में तो फिर भी टाइम लगता है क्योंकि वो उड़ जाता है, इसको निकालने में इतना भी नहीं लगेगा। बस एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपकी कैलकुलेशन बेहतर होनी चाहिए। अब आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, मैथमेटिक्स एक ही चीज पर गेन करती है आपको कि आप जितनी फास्ट उसमें वर्क कर सकते हैं उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। कंपटीशन की क्लास में पूछ के नहीं आया जाता है, मन करे तब आओ, मन करे तब चले जाओ, इसी का नाम कंपटीशन होता है। अब आपको है, हाँ कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। अब देखो, अब 120 के फैक्टर करेंगे। आप लोग कैसे करते हैं पहले तो वो देखो। आप लोग ऐसे करते हैं, देखो 120 लिखेंगे आप, फिर ऐसे कि देखो 2 का भाग दिया 60 आया, फिर 2 का भाग दिया 30 आया, फिर 2 का भाग दिया 15 आया, फिर 3 का भाग दिया 5 आया, फिर 5 का भाग दिया 1 आया। ऐसे ही करते हैं, बोलो ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। अब सुनो, ऐसे नहीं करना अपने को। अभी इसने ऐसे लिख दिया होता 1200, ये लिख देगा 560, 2040, तो फिर ऐसे थोड़ी भाग देते रहेंगे 2 का 2, 3 का 2। क्योंकि देखो बचपन से हमने जो सीखा है ना, वो ये सीखा हुआ है कि देखो ऐसे ही भाग देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक एंड ना हो जाए। यही सीखा नहीं सीखा है? अब देखो आपको ओरली यहां कैसे करना है। 120 है, अब आपको भाजकता के नियम याद होने चाहिए। याद है कि नहीं है? देखो पीछे 0, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 के भाग के लिए क्या लिखा था कि पीछे यदि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ भी होगा 2 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब एक बार 2 का भाग देंगे तो कितना बचा अब ऊपर आपका? 60 बच गया। और याद रहेगा नहीं रहेगा? अब 60 में भी 0 है, इसका मतलब फिर 2 का भाग जाएगा, तो कितना बचा? 30। 30 में भी 0 है, फिर 2 का भाग जाएगा। अब कितना हो गया? 15। और 15 होता है आपका 3 गुणा 5। हो गया कि नहीं हो गया फैक्टर? बताओ तो। देखो गुणा में 3
और फिर गुणा में कितना आपका 5, पावर कितनी लगी हुई है आपकी 8। देखो ऊपर यही लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं, फिर आप इनको काउंट करोगे। देखो 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर हो गए आपके 5। और जैसे ही कह रहा है वो कि सभी गुणनखंडों की कुल संख्या से घात को गुणा करना है, तो देखो 5 का गुणा कैसे करना है, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके 40। हो गया सवाल खत्म। इतना काम करना है आपको, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब ये तो है सीखने वाला, पेपर में ऐसे नहीं आता है, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। अब इसको उतारो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस गर्मी वो फीलिंग दे रही है जैसे कि मई जून के महीने में होता है ना, वापस रिटर्न हो रहा है। समझ में तो आ रहा है ना सबके। चलिए, तो पहले जो आवाज इतनी तेज हो रही थी, उस तेज आवाज में कौन पढ़ाता है, बहुत तेज हो रही थी ना पहले आवाज। अभी तो क्लासेस सही चल रही है ना सारी, कहीं कोई दिक्कत होगी तो भी ना बताओगे आप लोग। तो किसकी दिक्कत है बताओ, तुम कुछ बताना चाह रहे हैं, तुमसे ही पूछ रहे भाई हम, ये भाई सब। हाँ, जेठालाल जैसे दिख रहे हो एकदम। चले आगे, चलिए अब देखिए, यदि एक से अधिक पद गुणा के रूप में दिए हों तो सभी के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालकर जोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल कराया वो एक ही संख्या का था। यदि संख्या एक से ज्यादा दे रखी है तो क्या होगा, तो देखो जैसे कि 100 की पावर 5 गुणा में 40 की पावर 6 गुणा में 200 की पावर 3 में कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है भाई। अकेली संख्या में तो हम केवल हल करना सीखते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ संख्याएं जब हमको ज्यादा दी होती हैं तो फिर हमें उसको बेहतर तरीके से आंसर निकालना होता है। समझो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो उसने ऊपर लिख दिया कि यदि एक से ज्यादा पद हैं तो सभी का अलग अलग पहले निकालो और जोड़ देना लास्ट में। तो देखो 100 का क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 बचेगा कितना 50, फिर एक और 2 आएगा, कितना बचा आपका 25, और 25 क्या होता है आपका 5 गुणा 5, पावर कितनी लगी आपकी 5 लगी हुई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 4 गुणा में 5 कितना हुआ आपका 20 फैक्टर हो गए। फिर 40 को लाइए नीचे, 40 में देखो 2 निकाला तो कितना बचा 20, फिर 2 निकाला तो कितना बचा आपका 10, फिर 2 निकाला तो कितना बचा आपका 5, पावर कितनी लगी हुई है आपकी 6। इसका मतलब देखो 4 गुणा में 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। फिर देखो 200 की बात करते हैं। आपको पता है 100 में 2 का गुणा करके 200 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब ऊपर वाले में 1 2 का गुणा और करना है, मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और पावर कितनी लगी आपकी 3। इसका मतलब 5 गुणा में 3 कितने हो गए आपके 15। अब इनको जोड़ना है बस आपको। तो देखिए 24 और 15 हो गए आपके 39, और 20 कितना हो जाएगा आपका
59 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए आपके? 59 हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो यस या नो। कोई दिक्कत किसी को? जो बाद में आए हैं उनको समझ में थोड़ा कम आएगा, ध्यान दें। सबसे बड़ी पंक्चुअलिटी है, आप लोग जितने दिन मेरे साथ पढ़ोगे मेरे को कभी लेट नहीं देखोगे आप। मतलब अगर 8:30 का टाइम है ना, मैं आपको पहले ही रखा मिलूंगा इधर कॉलेज में, तुम चाहे बाद में आना। मेरा ये सिद्धांत है पिछले 14 साल में, आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी संस्थान में मैंने बहुत जगह पढ़ाया है। मैंने यूपी पढ़ाया, एमपी पढ़ाया, दिल्ली, मतलब जहां नहीं पढ़ाना चाहिए वहां भी पढ़ाया है। जैसे कि देखो दुनिया जब हम देखते हैं, अपन अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि तुम्हें ऑपरेट करने वाला आता है, ये भी बिहार से है, आता ना वो मुकेश नाम से, बिहार से है ना। कौन जानता है उसको? जानते हैं ना? बिहार से है कि नहीं है? बिहार का आदमी काम करने आता है। हम बिहार पढ़ने गए थे, तुम कहोगे मन के यार अजीब आदमी है। हाँ, मैंने मेरा कंपटीशन की तैयारी पटना में रह के तैयारी की है, बिहार में। तो मैं अलग टाइप का यूनिक आदमी हूँ। एक आदमी होता है पूरे इंडिया में, हर कोई नहीं होता है। हाँ, ज्यादा फेमस होना बेकार होता है, काम का ही बहुत है। यहां तक नोट कर लिया सबने? अब देखो, नहीं किया तो क्या कर रहे फिर तब से? वाह भैया, देखो जल्दी चलो फटाफट नोट करो। अपने लिखने की क्रिया को थोड़ा सा तेज रखें। गतिशील अवस्था में रहेंगे तो चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी, ज्यादा पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया ये पहला टॉपिक है ना, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये ही लंबा है, पूरे मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है ये, ठीक है। और देखो तुमको यकीन होगा, पता है कब? अभी आपको पता है 27 और 28 तारीख को सीईटी का पेपर है ग्रेजुएशन वालों का, पता है कि नहीं पता है? अभी पेपर होगा, देखो तुमको इस बोर्ड से सवाल दिखा दूंगा मैं, एज इट इज छपे हुए, डिट्टो कॉपी। फिर तो पढ़ोगे ना मजे से, तब तो तुमको भरोसा हो जाएगा कि सही चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक से अधिक पद यदि एक से अधिक पद गुणा और भाग दोनों तरीके से दिए हैं तो ऐसी स्थिति में अंश वालों का अलग व हर वालों का अलग मान निकालते हैं, अलग मान निकालते हैं। अलग मान निकालते हैं, फिर अंश वाले में से हर वाले को घटा देते हैं, घटा देते हैं। अब देखो आधी बात आपको समझ में आई होगी। देखो पहले हमने सिंगल से तो ये सीखा कि कन्वर्ट कैसे करना है, प्राइम फैक्टर निकलेगा कैसे, पहली चीज तो ये सीखी हमने। फिर दोबारा हमने ये सीखा कि यदि पद एक से ज्यादा दे रखे हैं तो कंडीशन कैसे लगानी है। अब ये कह रहा है कि देखो ऐसे दे दिया जाए जैसे आपको, कि जैसे देखिए 200 की पावर 3 गुणा 60 की पावर 7 गुणा 80 की पावर 4 बटा 20 की पावर 2
गुणा 10 की पावर 6 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे, में कितने प्राइम फैक्टर होंगे? बोलो, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? बोल सकता है ना? थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए कि इसलिए छोटा कर दिया इसको अपन ने। लिख तो लिया था ना यहां तक आपने? हाँ, थोड़ा स्पेस की आवश्यकता रहेगी इसलिए इसको छोटा कर लिया। अब देखो, उसने ये कहा है कि पहले तो ऊपर वालों का निकाल के जोड़ लो जो आप किए थे अभी पिछले सवाल तक, फिर नीचे वालों का निकाल के जोड़ लेना। बस एक काम और एक्स्ट्रा करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। याद रहेगा नहीं रहेगा? देखो, निकालना आपको सिखा दिया मैंने बेटा। इधर भी देखो, इधर से ही मिलेगा जो भी मिलेगा। कॉपी किताब तो तुम्हारे पास में खूब सारी हैं। मेरी खूब सारी किताबें मार्केट में चलती हैं, 26-27 किताबें लिख रखी हैं। तुम्हारा जो मन करे उतनी पढ़ लो, लेकिन किताब अगर पढ़ने में आई जाए तो मास्टर के पास क्यों आएगा? आप समझिए, आप अपनी वैल्यू को समझें, इतना बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। अगर आप किसी को फ्री में उपलब्ध हो गए तो कोई आपको टिकट खर्च करके या पैसा खर्च करके देखने नहीं आएगा। ये बात अपने माइंड में सेट करो, उस जगह पे जाना है अपने को। अगर आप किसी को फ्री में उपलब्ध हो जाते हो ना, तो वो आपकी कदर नहीं करता है। और जब आप वही चीज आपको पैसे से मिलती है, आज मैं अगर यहाँ फ्री पढ़ाने आ रहा होता ना, कोई वैल्यू नहीं होती। आज बहुत वैल्यू है। उसका रीजन है कि देखो, आप पैसा खर्च किए हैं। अगर मैं सही नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे मेरे लिए कि भाई मजा नहीं आ रहा, दूसरा टीचर चाहिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि आपका मनी इन्वेस्टमेंट हुआ है भाई उसमें। जब व्यक्ति किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो आउटपुट बेहतर चाहता है वो। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता, अच्छा से देखो, मदारी का खेल दिखाने आता है, वो फ्री में तो आता बेचारा। अब उसको तो ये आशा होती है कि देंगे, लेकिन ये जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं भाई साहब देना पड़ेगा देखने के लिए। लेकिन जब आप मेले में जाते हो सर्कस देखने, पैसा खर्च होता है। थोड़ा समझ में आए चाहे नहीं आए, वही वाली कहानी है। आप अपने आप को उस तरीके से सेट करो जैसे कि ताजमहल नहीं है, ताजमहल में घुसने का टिकट लगता है। वो तुमको पसंद आए अंदर जाके चाहे नहीं आए, उसने टिकट ले लिया ना सरकार ने। अब सरकार को केवल पैसे से मतलब है भाई। तुझे पसंद नहीं आया तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, क्यों आया देखने? हम थोड़ी लेने गए थे तुमको घर से। आप उस वैल्यू पे सेट करो खुद को। क्या भाई, अगर आपको बुलाया है, आपने देखा ना, आप सोचो किसी चीज को कि एक व्यक्ति के डांस करने के 74 करोड़ भी लगते हैं। याद है, भी लगे थे अपने देश में 74 करोड़ 4 घंटा डांस करने के। भाई साहब, मैं तो मतलब आदमी, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी में 74 करोड़ ना कमा पाओगे लिख के दे रहा स्टाम्प में, अगर ढंग से काम नहीं किए तो। हम ही नहीं कमा पाएंगे भाई। 74 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, जो एक नाचने वाले को एक झटके में दे दिया गया 4 घंटे में। सोचो जिसने दिया उसके पास कितना पैसा होगा, लेकिन वो फिर भी पैसा कमा रहा है। अरे जानते हो ना, अंबानी ने दिया था, उसको फिर भी भूख है कि पैसा और चाहिए। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पिताजी के पास में है ना। पिताजी का कितने दिन चलेगा भाई साहब, और किसी दिन पिताजी निकाल देंगे। और देखो बेटा, तुमको एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताता हूं, क्योंकि देखो क्लास में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, बॉयज की संख्या कम है। इनके लिए तो बेटा राजी नहीं गिरा जी, कोई ना कोई कमाएगा साला, तुम्हारे लिए कोई नहीं कमाएगा, इतना ध्यान रखना। ये बात अपने को साइड रखें दिमाग में। ये जीवन का सबसे बड़ा परम सत्य है। इनके पढ़ने के पीछे रीजन क्या होता है वो मैं समझा देता हूं, जो लोगों की गलत फहमी होती है माइंड में। ये इसलिए पढ़ के नौकरी लगना चाहती हैं कि ये खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, कि इनको 5 रुपए के लिए भी किसी से पूछना ना पड़े कि भाई 5 रुपए चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए। वो रीजन है लड़की के पढ़ने के पीछे, क्योंकि लड़की की कमाई बाप नहीं खाना चाहता कभी भी, इसलिए नहीं पढ़ाता है। लड़के की कमाई बाप खाता है, ये खुले में लिखा हुआ है किताब में। बच्ची की कमाई नहीं खाता है कोई भी। बच्ची को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसका जब ओहदा ससुराल में जाके पहुंचेगा तो एक वो वैल्यू होनी चाहिए कि यार सरकारी कर्मचारी आई हमारे घर में, तो उसका एक अलग ही रुतबा होगा भाई। और जब नॉर्मल होम मेकर जब लड़की पहुंचती है तो उसकी वैल्यू उतनी होती है लिमिट के बराबर, क्योंकि उसको काम ही करना है। अभी नौकरी है बराबर में, अगर लड़के के बराबर कमा रही है तो ये भी कह सकती है कि यार अपन एक नौकर रखेंगे, बात खत्म। नहीं करना तो नहीं करना, कमा रहे ना अपन 40-50 हजार महीने का कमा रहे, दिक्कत कहां रही है? तो आप अपने ओहदे को सेट करो। देखो, आपको केवल खुद को ढूंढना है, बाकी पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजें गूगल पे हैं, किसी की टेंशन ही नहीं है। तुम नहीं मिलोगे गूगल पे, नहीं है तो सर्च करके देख लो, अगर झूठ बोल रहा हूं तो। तुमको खुद को तो ढूंढना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं,
और इतने दिन में आपको यह पता चल गया होगा 5-6 दिन में कि मैं कंपटीशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर नहीं कर सकता तो जॉब कर देना अभी से, क्योंकि हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं अपने को। ये नहीं कि जबरदस्ती पैसा खर्च करेंगे, लगता है कि मेरे से ना हो पाएगा, कैंसिल, कोई दिक्कत, जबरदस्ती थोड़ी है भाई। 2% लोगों को नौकरी मिलती है सरकारी, 98% फिर भी प्राइवेट करता है ना, और सुखी भी है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप गिव अप करें, घर पर जाके बोल दो, घर पे डायरेक्ट एक गांव की भाषा में कि देखो हमसे ना हो पाएगा भाई, हम प्राइवेट कर लेंगे, हमसे सरकारी नहीं हो पाएगी। ये आपको पता चल जाएगा 1 महीने में। 1 महीने बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं इस लाइन में। जितना मैंने कॉलेज में गेन किया था, यहां तो मैं कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर आपको गिव अप कर देना चाहिए। एक अच्छी सलाह दे रहा हूं मैं, एक बड़े भाई के नाते समझिए आप इस बात को, टीचर के ओहदे से मत समझिए। क्योंकि अगर नहीं हो पाता है उस चीज को छोड़ना बेहतर होता है। जैसे कि पेपर में कोई सवाल नहीं आता तो हम उसको छोड़ के आते हैं ना, ऐसे ही पढ़ाई होती है, जबरदस्ती नहीं करनी होती है। क्योंकि पढ़ाई में जबरदस्ती तो चल ही नहीं सकती कभी, हर काम में चल सकती है। व्यक्ति देखा होगा ना आपने, जबरदस्ती से ज्यादा बोझा उठाने की कोशिश करता है, गर्दन टूट जाती है कभी कभी। वो शौक में उठा तो लेता है, दोस्तों ने कह दिया तुम उठा लोगे, वह यहाँ उठा लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कंपटीशन में उतरना है तो अपने हौसले को एकदम बुलंद रखना है। हाँ मैं कर सकता हूं, तुमको चाहे कुछ नहीं आता, आपको सोच के ये बैठना है कि मैंने जितना पढ़ रखा है, मुझे जितना आता है, पेपर में वही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तब तो आप पास हो सकते, वरना नहीं होंगे जीवन में। ये सोचो मुझे जो आता है ना वही आएगा पेपर में, बाहर से नहीं आएगा कुछ भी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहां रहेगा। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, निपटा देगा तुम्हें, 2 सेकंड लगेंगी। और बहुतों के साथ हुआ होगा क्लासों में, अपने को जब लगता है ना कि अब तो 90% बनेगी, रिजल्ट आता तो 65 ही बनती है। फिर वो कैलकुलेशन लगाता है कि यार ये 25 किधर बिछड़ गई अपने से, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की होगी ना आपने। और कंपटीशन में मिस्टेक हर आधे सेकंड में हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि 2 आएगा कि 4 आएगा इसका, और हम उत्तर लगा के गोला भर के तैयार कर देते हैं, बाद में पता चलता है सी होना चाहिए था यार, ए लगा दिया अपन ने, अभी लग गया वो उधर। स्कूल की तरह नहीं है, कॉलेज की तरह नहीं है कि चलो गलती से उत्तर गलत लिख दिया तो काट देंगे दोबारा लिखेंगे, उधर काटा पीटे काम नहीं होता। उधर तो जो भर दिया ओके है, वो तो सोच समझ के भरना होता है उधर, ये ध्यान रखना है अपने को। तो अपने को एकदम 360 डिग्री दिमाग को रखना है। अब ये प्रश्न पता है, ये प्रश्न में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो 200 का क्या बताया था अभी हमने, कि देखो 2 गुणा 2 फिर गुणा 2, देखो 4 4 दूने 8, और 8 पंजे 40, और 40 पंजे 200, पावर कितनी लगी है 3। क्या हो जाएगा देखो 5 गुणा में 3 कितना हुआ आपका 15। फिर देखो 60 का क्या होगा आपका 2, 30 बचा, फिर 2 आया 15 बचा, 3 गुणा में 5, पावर कितनी लगी है 7। इसका मतलब देखो 4 गुणा में 7 कितना हो जाएगा आपका 28। 80 क्या होता है देखो 2 निकाला तो 40 बचा, फिर 2 निकाला 20 बचा, फिर 2 निकाला आपका 10 बचा, फिर 2 निकाला तो आपका 5 बचा, पावर कितनी लगी हुई है आपकी 4। इसका मतलब 5 गुणा में 4 कितना हो गया आपका 20। देखो इन सबको जोड़ो, 48 और 15 कितना हो जाएगा आपका 63। क्लियर है, ये तो आ गया आपका ऊपर वालों का। अब नीचे वाले का निकालो, देखो 20 क्या होता है आपका 2 दूने 4 और 4 पंजे 20, पावर कितनी लगी आपकी 2, तो देखो 3 दूने कितना हो गया आपका 6 हो गया। 10 क्या होता है आपका देखो 2 गुणा में 5, पावर कितनी लगी आपकी 6, तो देखिएगा 2 गुणा में 6 कितना हो जाएगा आपका 12, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 18। अब आपको लास्ट में एक छोटा सा काम करना है कि इसमें से इसको घटाना है आपको। तो देखो 63 माइनस का 18, देखो 13 में से 8 गए तो कितने बच्चे आपके 5, 45, और यही क्या हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो सिंगल दे रखा हो, डबल दे रखा हो, ट्रिपल दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दिया हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में दिया हो, तो आपको ऑलवेज टाइम एक ही बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले संख्या के प्राइम फैक्टर करने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर से पावर को गुणा करना है, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। यदि गुणा में दे रखे हैं तो जोड़ना होता है, गुणा के साथ भाग भी दिया हुआ है तो ऊपर वालों को अलग जोड़ेंगे, नीचे वाले को अलग जोड़ेंगे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ टेंशन नहीं लो, मस्त रहो तुम लोग एकदम, फटाफट उतारो जल्दी से।
समझ में तो आ गया ना एकदम क्लियर तरीके से? बहुत बढ़िया। हो गया? चलिए आगे देखिए। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना कि नंबर ऑफ टोटल भाजक आपके कितने होंगे। तो देखिए कैसे याद करते हैं। सर्वप्रथम लिख लीजिए साथ में, दी गई संख्या के अभाज्य खंड करते हैं एवं फिर सभी खंडों को पावर के रूप में लिखते हैं। पावर के रूप में लिखते हैं एवं अंत में सभी पावर्स में एक जोड़कर आपस में गुणा करने पर कुल भाजक प्राप्त हो जाते हैं। कुल भाजक प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, क्या कहना चाह रहा है समझाता हूं मैं आपको। सबने नोट कर लिया यहां तक? देखो तो आप जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका कि 120 को कुल कितने भाजकों से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 120 को कुल कितने भाजकों से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। संख्या लिखी आ गई। देखो पिछले वाले प्रश्न में और इसमें एक ही अंतर है केवल, पिछले वाले में संख्या पर पावर भी लगी हुई थी तो वह नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे। यहां पावर लगी नहीं है, वो पावर आपको स्वयं लगानी है। देखो अब 120 के जैसे ही आप फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखो 2, फिर 60 बचा, फिर 2, 30 बचा, फिर 2, 15 बचा, देखो 3 गुणा में 5। सबसे पहला काम तो यही है कि संख्या के आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको पावर के रूप में देखो 2 कितनी बार दे रखा, 3 बार, तो 2 की पावर क्या हो गया आपका 3। 3 अगर एक बार दे रखा, 3 की पावर कितनी है 1, और 5 एक बार दे रखा तो 5 की पावर भी कितनी है आपकी 1। पहला काम संख्या के प्राइम फैक्टर करने, दूसरा काम उन्हीं फैक्टर को किस में बदलना है आपको, पावर में, और तीसरा काम है कि प्रत्येक पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, 16 भाजक आ जाएंगे। कहने का मतलब ये कहना पूछना चाह रहा है आपसे कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से हम विभाजित कर सकते हैं, ये बताना है आपको काउंट करके।
तो देखो 120 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का भाग जाता है, 10 का जाता है, 12 का जाता है, 15 का जाता है कि नहीं जाता बताओ, 20 का जाता है, 24 का जाता है, 30 का जाता है नहीं जाता बताओ, 40 का जाता है, 60 का जाता है और 120 का जाता है। नंबर ऑफ टोटल कितना हुआ आपका? 16 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? वो यही पूछ रहा है कितनी संख्याओं से। अच्छा अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं, छोटा करके, थोड़ा सा छोटा करने का मतलब है कि अगर मैं इसकी जगह ले लेता कि 10 को कितने से भाग दे सकते हैं, तो देखो 10 में आप अच्छी तरह जानते हैं, देखो एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 10 में 2 का भाग जाएगा, एक 10 में 5 का जाएगा और एक 10 में किसका जाएगा? आपका 10 का। इसके अलावा तो किसी का भाग नहीं जाएगा ना भाई। 10 में 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, इसी का जा सकता है, किसी और का नहीं जाएगा। अब हम करते हैं अपने वाले नियम से। 10 क्या हो जाएगा आपका? देखो 2 गुणा में 5, इसका मतलब देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। इस 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 2। इस 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 2। कितना आया देखना यहां से, यहां भी कितने देखना एक बार। उसने ये लिख दिया कि 1080, तो फिर ऐसे थोड़ी गिन पाएंगे कि 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का जाएगा और 20-25 तक जाके फिर तो रुक जाओगे। तो इसका मतलब करना क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, फिर फैक्टर्स पे क्या लगानी है आपको? पावर लगानी है, और फिर लास्ट में प्रत्येक पावर में 1 जोड़ के क्या करना है? गुणा करना है। याद रहेगा नहीं रहेगा? ये इसलिए लिखाया जाता है, मैथमेटिक्स में कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि जब भी आप पढ़ोगे इसको 15 दिन 20 दिन बाद, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किया कैसे था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट नोट करो। क्या हुआ बताओ? डॉक्टर से छुपाते हैं कुछ? नहीं छुपाते ना, मास्टर से भी नहीं छुपाना चाहिए। दोनों जगह अगर आपने छुपाया तो आपका नुकसान है। आपकी समझ में नहीं आया है? थोड़ा तेज बोलो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो तुमको मारेगा। बताओ। हाँ ये 16 है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये कह रही है कि ये जो घात है ना आपकी, इनमें आपको एक एक जोड़ के गुणा करना है। 3 में 1 जोड़ा तो, 1 में 1 जोड़ा तो, 1 में 1 जोड़ा तो, देखो 4 दूने 8, 8 दूने। पूछोगे नहीं जब तक कैसे काम चलेगा? पूछना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, संख्या 300 को कुल कितने भाजकों से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? तो देखो कितना दे रखा है आपको? 300 दिया हुआ है, 300 के फैक्टर करेंगे आप लोग तो क्या होगा? देखो 2 निकाला तो कितना बचा आपका? 150। 150 में 0 है, 2 एक बार और निकल जाएगा। कितना बचा? 75। 75 में 3 का भाग जाता है 25, और 25 क्या होता है आपका? 5 गुणा 5। बात सही है कि नहीं है बताओ? अब देखो 2 कितनी बार दे रखा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 एक बार दिया तो 3 की पावर 1। 5 2 बार दिया तो 5 की पावर 2। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं इस बार आपको सिखाने की वजह से, कि देखो 2 प्लस 1 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 1 प्लस 1 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और फिर 2 प्लस 1 करेंगे, फिर गुणा करेंगे। मतलब कि 3 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आएगा आपका? 18। मतलब कि टोटल संख्याएं 18 ऐसी हैं जिनसे हम 300 को क्या कर सकते हैं? पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए जल्दी से।
लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया, सब होशियार हो गए इसका मतलब। अब लिखो तो फिर। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सी होती है आपकी? 4 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो ये भी कौन सी होगी आपकी? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो ये कितनी होती है आपकी? 9 होती है। देखो याद करो, कल हमने आपको भाज्य संख्याएं दिखाई हैं। भाज्य संख्याओं का जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था आपका? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपकी 4, और सबसे छोटी देखो उसमें विषम जो आ रही है उस लाइन में वो 9 आ रही है। देखो आप लोग पलट के देख लिया करो आराम से। फिर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और नंबर 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो होती है आपकी क्या? 3 होती है। ठीक है, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये क्या होगी आपकी? 101। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 997। ठीक है, चार अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप जानते हैं, देखो 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी यही होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो वो हो जाएगी आपकी 9999। ठीक है, 4 अंक कहां जाके प्रारंभ होते हैं आपके? 1000 पे जाके। जैसे आपके 3 अंक 100 पे जाके प्रारंभ होते हैं, ऐसे ही 4 अंक आपके, अब 4 अंकों में भाज्य संख्या आपकी बहुत रियर केस में बनती है। उसका रीजन, क्योंकि जैसे 1000 से ऊपर निकलोगे 1001, देखो 1001 में भी भाग चला जाता है। अब बताओ किसका जाता है? 11 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, इन सब का भाग जाता है। इसका मतलब अगर एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग चला जाए वो क्या कहलाती है आपकी? भाज्य कहलाती है। और केवल एक का और स्वयं का जाता है वो क्या कहलाती है आपकी? अभाज्य कहलाती है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां तक हो गया सबका?
किसी भी अंक की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 37, 143 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब देखिए, आपके अंक जीरो को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जीरो को हम 6 बार रिपीट नहीं करते, जीरो को हमेशा एक ही बार लिखा जाता है। लेकिन जीरो के अलावा आप बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से आप किसी भी अंक को ले लीजिए और अगर उसको मैं लगातार 6 बार लिख दूं तो कोई ना कोई संख्या बनेगी, उस संख्या में हमेशा इन सब का भाग जाएगा। फिक्स है ये, ऑलवेज टाइम के लिए फिक्स है ये, इनका भाग जाएगा ही जाएगा। कोई भी संख्या है जिसको आप 6 बार लिखेंगे तो इनका भाग जाएगा हमेशा। 3 का भी जाएगा उसमें, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा, 143 का भी जाएगा और 1001 का भी जाएगा। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि सर कैसे जाएगा, तो देखो मैं यहां आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको बताऊं बार बार, आपके पास मोबाइल होगा बढ़िया तरीके से, आपको ऐसा फील होता है कि हमें चीजें सीखनी है। देखो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, पहले तो मेरी बात समझे बहुत अच्छी तरीके से। उसका रीजन ये है कि अपन अगले वीक से, मतलब ये महीना समाप्त होने वाला है, जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो हम लोग प्रोग्राम चेंज करेंगे। मतलब कि मंडे टू थर्सडे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ा करेंगे और फ्राइडे सैटरडे हम लोग रीजनिंग पढ़ा करेंगे, जिससे कि तुम्हारा माइंड क्या थोड़ा बराबर में रहेगा। ठीक है, नहीं देखो 6 दिन गणित पढ़ो, 7वें दिन फिर रिवीजन करो, ज्यादा हो जाता है ना फिर। और अभी तो कम है ये, क्योंकि थ्योरी जब चल रही है तो कम है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 1 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन करा देता हूं, अब 50 बहुत होते हैं। आधे लोग तो टेंशन में आ होंगे, पर 50 तो ज्यादा हो गए। अपने कॉलेज में तो 3-4 ही सवाल कराते हैं मास्टर, इतनी देर में लेक्चर हो जाता है। यही होता है नहीं होता कॉलेज में? देखो कॉलेज की लाइन में और कंपटीशन में अंतर है, क्योंकि देखिए कॉलेज में टॉपिक 10-20 सवालों में पूरा भी हो जाता है, 30 सवालों में हो जाता है। या एक एक टॉपिक में मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं कब तक कराता रहूंगा फिर ऐसे? भाई मान लो अगर एक दिन में 3 सवाल कराए तो 300 कितने दिन में होंगे? 100 दिन में। बस 100 दिन में जब एक टॉपिक होगा तो बाकी मुझे लग रहा है आरएएस का या सीईटी का कोर्स तो तुम्हारा लगभग 2-2.5 साल का होगा। फिर आप काउंट कर लेना, अकॉर्डिंग टू आरएएस एंड अकॉर्डिंग टू सीईटी आपका सिलेबस लगभग 2.5 महीने में खत्म करा दूंगा मैं। 2 महीने लास्ट है, 2 महीने नहीं लगने दूंगा। और आपको पता है कि पेपर है आपका अक्टूबर के महीने में, तो थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे, इसलिए वो स्पीड 50 पे रखी है। तो अभी आप कर लो जितनी मस्ती। ऐसे का हाथ हिला रहे हो तो बोल दिया करो तुमको जो बोलना है। सीईटी का कई में है फिर, तो इनमें से सीईटी वाले बहुत हैं भाई। आरएस का तो फरवरी में, आरएस का तो पता है। अभी तुम सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आरएस देने के लायक नहीं हो, फिर आराम से बैठे रहो ना, फिर काहे को चिल्ला रहे हो? हैं? एमए वाले भी है? कौन कौन? अच्छा फाइनल ईयर करे हुए भी हैं? कौन कौन है जिनका ग्रेजुएशन हो गया? हाँ तभी बोल रहे हो तुम, है तो मतलब आप एमए कर रहे हो अभी? ओ भाई साहब, अच्छा ये पढ़ाई उल्टी क्यों होती है ये समझ में नहीं आया। बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए ना। अरे भाई साहब, अच्छा गलत बोल रहा हूँ बताओ? भाई ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये पढ़ाई उल्टी बना रखी है। बी ए, एम के बाद ए। अच्छा एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? पक्का? हम बताएंगे दोबारा आपको। आगे देखो, किसी भी, तुम तो लिखते जाओ फटाफट फटाफट, किसी भी 2 अंक की संख्या को, 2 अंक की संख्या को 2 बार दोहराने पर
तो फिर आपने सीईटी का फॉर्म नहीं डाला ग्रेजुएशन वाला? डालना चाहिए था भाई। जब आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको तो डालना चाहिए था, देख के आना चाहिए था सरकारी पेपर होता कैसा है। जैसे जैसे जब हम घर पे होते हैं और बाहर से कोई व्यक्ति आता है और कहता बाहर बहुत सर्दी है, तो अपन बाहर निकल के देखते हैं कि यार देखो तो सही कितनी है, क्योंकि अपने को अंदर बैठे हुए। अच्छा, ये इंडिया अलग प्रकार का है। अपने भारत में जब लाइट जाती है ना, तो हम पड़ोसी की देखते हैं पड़ोसी गई है कि नहीं गई है, तब अपने को तसल्ली होती है, ठीक है यार सबकी गई है। गजब आदमी है भाई। अरे गई तो गई भाई साहब, लेकिन मतलब अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है अपने को, कि हो सकता है यार अपने यहाँ कोई दिक्कत आ गई हो। बेटा पड़ोसी की देखना, वो कहेगा हाँ पापा उनकी भी गई है, हाँ अब ठीक है सबकी गई है। मतलब पड़ोसी की आ रही होती तो टेंशन इस बात की नहीं होती कि तुम्हारी क्यों चली गई, टेंशन नहीं होती यार ई के घर में कैसे आ रही भाई, अपनी चली गई यार, को ना कोई डिस्टर्ब है भाई साहब। फिर आप लोग लगोगे एकदम खोजने। तो ये भारत है, अलग प्रकार का है, तो ऐसा होता है। इसलिए आपको देख के आना चाहिए था। जब तक आप सरकारी पेपर नहीं देखेंगे, और देखो आपको अच्छा तरीका बताऊं, बढ़िया तरीका, अगर मेरी बात माननी है आपको, तो आप में से ऐसे कितने जो केवल अकॉर्डिंग टू आरएएस पढ़ना चाहते कि देखो हमको आरएएस बनना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग तो होंगे ना, ठीक है। कोई भी फॉर्म निकलता है भारत में, इंडिया में कहीं भी, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में आप फॉर्म भरो, पेपर दे के आओ। उससे आपको यह सीखने को मिलता है कि पेपर में क्या आया। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है अभी, आप आरएएस का फॉर्म भर सकते हैं भाई। जब मेंस की बात आएगी मत भरना, दोबारा का मत पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी चेकिंग तो तब होगी जब तुम प्री पास कर लोगे कि तुमने ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, कितनी परसेंटेज बनी है, क्या बीमारी है, वो तो बाद की बात है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको हॉस्पिटल देखना है बिना बीमारी के, तो जा सकते हो ना, कौन मना करेगा कोई जाने की? भाई जा गया, मैं देख के आया कि हॉस्पिटल ऐसा होता है अंदर से। अगर बच्चे को ज्यादा परेशानी उसको दिखा के लाओ, सीखेगा वो वहां से। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हॉस्पिटल देखने के लिए बीमार होना पड़ता है, ये गलत बात है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पेपर सीखने का मतलब ये है कि आप आरएएस का फॉर्म भरना चाहिए आपको, और इस बार जो प्री होगा ना फरवरी में, वो सबको देना चाहिए, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी की कोई वैल्यू इतनी नहीं है। केवल आपसे आधार कार्ड देखेगा आपका चेहरा मिलाने के लिए, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं देखते हैं, चेहरा मिलाते हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें चेहरा मिलाते हैं कि आदमी यही है ना, हाँ ठीक है जाओ। उस टीचर को कोई लेना देना नहीं होता है। उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको, कि जिनकी एज 21 हो गई लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर दे के आओ, क्योंकि आरएएस में एक ही तो वैल्यू है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, बस ये वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 21 साल के तो आप हैं, अब आप मार्कशीट तो लेके नहीं जा रहे कि भाई मैं तो बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, मैं तो बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूं, उससे क्या मतलब? उससे आप पेपर देने गए हैं, आपके आधार कार्ड पर वो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप पेपर देके देखिए। देखिए जो बच्चा टॉपर बनता है ना, वो ऐसा ही करता है, वो अपने फर्स्ट ईयर से ही पेपर देना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ईयर में भी देगा वो सेकेंड ईयर में भी पेपर देके देखेगा, और फाइनल में भी देके देखेगा। जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं होगी वो 2-3 बार पेपर दे लेता है, तो उसको वहां से ये आइडिया हो जाता है कि ये पेपर कैसा आता है, और वो तैयारी कर ही रहा साथ में। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, फिर वो जब मेन एग्जाम में बैठता है, मतलब कि जब वो एलिजिबल है पेपर देने के लिए, वो फोड़ देता है। फिर पता क्या लिखा आता है पेपर में, अखबार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। मैं कह रहा भाई साहब पूरे भारत में किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो पहले अटेम्प्ट में किसी पेपर को निकाल दे, खासकर सिविल सर्विसेज में, क्योंकि भाई उसको सीखना पड़ता है। वो पेपर ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत तैयारी की, मुंह उठा के चले गए और हो गया, नहीं, उसको सीखना पड़ेगा आपको, वो पेपर आपको जीना पड़ता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमको बैठना नहीं है, तो आपको एक दूसरा काम भी करना है। अब आप तैयारी करने लगे, जैसे ही आरएएस का पेपर होगा, सबसे पहला काम है आपका कि तुरंत वेबसाइटों पे कहीं ना कहीं, गूगल पे आ जाता है तुरंत, टेलीग्राम पर, गूगल पर, कहीं ना कहीं किसी के जरिए उस पेपर को तुरंत डाउनलोड करो, उसकी प्रिंट निकालो, और जैसा 3 घंटे वहां मिलते हैं ना, वैसे 3 घंटे आप अपने किसी कमरे में बंद होकर घर पे बैठ जाओ, और बंद कमरे में देखो आप उस पेपर को, और पूरा हल करो प्रॉपर तरीके से। जब आप उसको पूरा प्रॉपर हल करोगे ना 3 घंटे में, तो आपको ये औकात पता चल जाएगी, मेरे को इतना तो आता है और ये मेरे को नहीं आता है। फिर आपको वही सीखना है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके। क्या सीखना है कि देखो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये मेरा सवाल गलत हुआ, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, अब इसको मुझे क्या करना है, ठीक करना है, और वही आप 1 साल में सुधार लोगे।
जब अगली बार अटेम्प्ट दोगे पास हो जाओगे प्री में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये करना होता है, बैठ के पेपर पास नहीं होता है। आप ये सोचो कि बैठ गए क्लास में नोट्स लिख लिया पेपर पास हो गया, जीवन में नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पेपर से मुखातिब होना पड़ेगा कि पेपर कैसा आता है। आपको दोनों चीजों का लेवल देखना पड़ेगा, आरपीएससी क्या पूछती है, कर्मचारी बोर्ड क्या पूछता है, दोनों का जो लेवल है उसे अपने सामने रखना पड़ेगा। तब जाके आप सीखोगे कि यार इसको ऐसे ऐसे हल करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा हमारे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप जरूरी नहीं आप पूरा पेपर हल करो, आप सब्जेक्ट वाइज कर लो। मान लो जैसे आपने पेपर दिया, आपको पता है मैं मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाओ, उनको हल करके देखो मैं कितना कर सकता हूं। वहां से आपको सीखने को मिलेगा, प्रेरणा वहीं से मिलेगी आपको। अब स्कूल कॉलेज की तरह नहीं है कि देखो अंग्रेजी मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, एक लेटर लिख देंगे, एक ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन आंसर करने नहीं है, 36 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता सरकारी पेपर में, ऐसा नहीं होता है। सरकारी पेपर में तुमको आता है ना, वो भी गलत हो जाता है उधर। उसका कारण क्योंकि उधर प्रेशर होता है अपने दिमाग पर, वहां ये प्रेशर होता है कि यार समय तो होता ना के बराबर, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं खूब सारे, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते अपने से। और सरकार स्कूल के पेपर में क्या होता है, अपन पेपर करके बैठ जाते मास्टर के, सर ले लो ना कॉपी, हमको घर जाने दो। ऐसा होता नहीं होता कॉलेज में कि सर जान दो, अभी तो 1 घंटा बचा हुआ है। सरकारी पेपर देने जब तुम जाओगे ना, तुमको यही नहीं पता चलेगा, फूर करके उड़ जाएगा, पढ़ के यार अभी तो 70 ही हुए, ये तो 3 घंटे निकल गए। वहां यही होता है, क्योंकि वहां आपको डर है एक कि नौकरी लगनी है, और गलती से एक ही परिवार के या एक ही मोहल्ले के 2 लड़के एक साथ पेपर देने गए, और बेटा अगर एक पास हो गया तुम घर ना जा पाओगे फिर। क्यों? घर वाले भाई साहब यही कहेंगे, भाई तू क्या कर रहा था, एक ही कमरे पे रहते थे तुम तो दोनों, क्या किया तुमने? बोला वो ज्यादा पढ़ता था, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुमको किसी ने रोका क्या? जीना बेकार हो जाता है भाई साहब। अगर एक रूम में 2 लड़के रह रहे हैं और एक की नौकरी लग जाए और एक रह जाए, कहानी समाप्त। और देखो तुम्हारे दिमाग में अभी वो पिक्चर नहीं है जो कंपटीशन में जाने के बाद बच्चे के दिमाग में आती है, वो मैं आपकी पिक्चर को अभी से निकाल देता हूं। सबसे पहला प्रश्न उस विद्यार्थी के दिमाग में यह डाला जाता है कि भैया आरक्षण होता है कि नहीं होता है? सुना होगा ना तुमने कि सरकारी पेपर में रिजर्वेशन मिलता है। अरे बोलो यस या नो, बताना। जनरल वाले कितने हैं इसमें, ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, और एसटी वाले कोई नहीं है। अब सुनो, आपके दिमाग में कीड़ा उत्पन्न हो जाता है पहले से ही। एसटी वाले के दिमाग में सबसे पहले क्या होता है कि देखो अपन तो यार बहुत कम नंबर पे पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो कम ले आएंगे, हो जाएगा अपना। एससी वाला थोड़ा ये सोचता है कि यार इससे थोड़े से ऊपर होंगे अपन पास हो जाएंगे। ओबीसी वाला ये सोचता है कि इससे भी ऊपर होगा तो हम पास हो जाएंगे। जनरल वाला नहीं सोचता है, पता उसको कि बेटा जहां लास्ट होगी ना वो हमारी है, अब कहां जाके रुकेगी ये किसी को नहीं पता, ये तो पेपर की मेरिट बताएगी। लेकिन एक बात सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं कड़वा सत्य है, एक्सेप्ट करना है आपको। रिजर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कारण समझना ध्यान से। रिजर्वेशन में उस चीज को मानता हूं कि अगर एससी एसटी का बच्चा फॉर्म भरे और फेल ना हो तब तो आरक्षण है, वरना कोई आरक्षण नहीं है भाई साहब। फेल तो वो भी होता है कि नहीं होता बराबर। इसका मतलब पता क्या है, उसकी सोच वहीं रुक गई जाके कि मेरे को तो 100 में से 65 लाने, हो जाएगा मेरा। चला 65 आ नहीं पाते, 50 रह जाते, फेल हो जाता है वो। इसका मतलब फेल तो सब होते हैं। रिजर्वेशन केवल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि जो वैकेंसी निकल के आती है उसमें से नंबर ऑफ टाइप्स बांट दिए जाते हैं। और मैं इतना मानता हूं कि जो जनरल का विद्यार्थी है ना वो सबके साथ फाइट करता है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप मानिए एससी की मेरिट अगर 65 नंबर पे रुकती है, एसटी के मेरिट अगर 70 नंबर पे जाके रुकती है, ओबीसी 78 पे रुकती है, और जनरल की अगर 82 है, और अगर किसी एससी के विद्यार्थी के 85 नंबर है तो वो एससी में नहीं काउंट होगा, वो जनरल वाले के साथ जाएगा। तो मतलब वो जगह तो खाली, उधर तो एससी का लड़का लग ही गया और ये वाला 85 नंबर लाके जनरल वाले की जगह भी ले लिया। इसका मतलब उसको ज्यादा फाइट करनी है। फिर भी ये कहते हैं कि जनरल वालों को बहुत रिजर्वेशन दे रखा है, गलत है। मैं कहता हूं रिजर्वेशन में कोई वैल्यू नहीं है। आप में गट्स होने चाहिए, आप में मादा होना चाहिए,
आपको एक वैकेंसी से मतलब है, आपको नंबर ऑफ वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अकेले के लिए तैयारी करते हैं, आपको एक सीट चाहिए, फिर वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मैटर ही नहीं करता भाई साहब। अगर आपके इरादे मजबूत है और आपकी तैयारी बहुत भयंकर वाली है तो कोई आरक्षण मैटर ही नहीं करता है, आप सेलेक्ट होंगे। बस आपको करना क्या है कि आप जिस वे में चल रहे हैं ना, वो वे नहीं छोड़ना है आपको, फिर कोई रिजर्वेशन वैल्यू नहीं रखता आपकी। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा ना मेरे को 100 में से 90 लाने हैं, फिर काई का एससी, काई का एसटी, काई का ओबीसी, काई का जनरल, बताओ गलत है सही है? अब आप सोच लिए कि मेरे को तो 50 ही लाने हैं, फिर नहीं आएंगे। देखो पहली टीम बिना प्रेशर के खेलती है क्योंकि उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली टीम इसी चक्कर में लड़खड़ा जाती है क्रिकेट में। दूसरी वाली टीम क्यों नहीं लड़खड़ाती? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इतना बनाना है। तुमसे अगर आज ये कह दिया जाए कि अगर आप 95 नंबर लेके आओगे आप आरएस बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, सोना उठना बैठना सब त्याग दोगे, लेकिन तुम 95 ले आओगे। उसका कारण क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में क्या होता है, तुमको पता है कि फर्स्ट डिवीजन कहां बनती है, 60% पे जाके, तो साला ये तो सेट है एकदम माइंड में कि 60 तो बनानी है, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो मोहल्ले में। ये तो दिमाग में सेट है क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डिवीजन कहां जाके बनती है, 60% पे, इतना नंबर तो लाना ही लाना है, ये दिमाग में सेट कर रखा है ना। लेकिन सरकारी पेपर की कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं होती है, कहां जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। जैसे कि देखो रीट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था, अब रीट भर्ती परीक्षा में और सब्जेक्टों की 192 नंबर 300 में से, 198 नंबर, 197, और हिंदी विषय की 238। वो हिंदी वाला कह रहा है यार अपने साथ तो यार लफड़ा कर दिया इन्होंने। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी का परीक्षार्थी सबसे ज्यादा था राजस्थान में, तो मेरिट बढ़ गई भाई। जब ज्यादा बच्चा पेपर देगा तो मेरिट बढ़ेगी। तो जितनी बड़ी परीक्षा होती है मेरिट का क्राइटेरिया जैसे आपने देखा होगा आरएस इस साल जो अभी 2023 में हुआ था अपना, 100 नंबर पे जाके रुकी थी प्री की मेरिट, जो कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं गई। 68, 70, 72, 78, 85, लास्ट 88 नंबर एक हाईएस्ट लिमिट थी 2016 आरएस की, जो प्री में 88 नंबर लाने के बाद प्री पास हो गया। इस बार 100। आपको पता पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकलती है और पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी परसेंटेज से निकलती है। पता राजस्थान कैडर की मेरिट कितनी गई है? 100%। जिनकी 100% है वो पोस्टमैन बनेगा, वरना सब घर रहो। अभी 100% कौन बनाता है तुम ये बताओ? बनती है किसी की? कोरोना काल में बनी थी भाई साहब, धुआंधार बनी थी, वो सब पोस्टमैन हो गए। देखो कितना मजा आया है ना, फायदा मिला ना आदमी को। भाई कोरोना में प्रमोट किया था 98, 100, सबसे कम गुजरात में गई है 98%। पूरे इंडिया के राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें देखो राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबकी 100%। अभी 94 वाला ये कहेगा अपन तो शहद लगा के चाटेंगे, अब इसको कोई काम की नहीं है। अब आप सोचो परसेंटेज की वैल्यू देखो आप, 94 वाला जो अपने आप में तुर्रम खा बनता ना, मेरी तो भाई 94% बनी है, बहुत ज्यादा है, कोई वैल्यू नहीं है भाई 100 वाले के सामने तुम्हारी अब, क्योंकि नौकरी तो 100 वाले की लग रही है, तुम्हारी कहां लगी? तुम्हारी नौकरी लगती तब तो परसेंटेज वैल्यू रखती। अब वही 94 वाला तुम्हारे साथ जाके बैठ जाएगा आरएस के बैच में। अब तुम में से किसी की 60% भी है, किसी की 65 भी है, किसी की 70 भी है, किसी की 80 पे बनी है नहीं बनी है। अब आप सब बैठे हुए हो और 94 वाला बैठा है, उसको शर्म आएगी। और पड़ोसी से पूछा मैंने कितनी है, मैंने कहा 47%। क्या कर रहा है? मैंने कहा आरएस की तैयारी। कहेगा यार ये तो मेरा डबल है, और जब ये आरएस बन जाएगा और गलती से मैं नहीं बना तो मरना हो जाएगा भाई साहब। और ऐसा ही हो रहा है कंपटीशन में, जो नॉर्मल कैटेगरी का बच्चा है वो टॉप कर जाता है, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ईगो सेट है कि मेरी परसेंटेज बनी, मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो कुछ नहीं जानता रियलिटी में। इसलिए आपको मस्त होके बैठना है। इतना है, जो भी आप यहां सीखने आ रहे हो वो सीख के जाना है आपको पूरे दिन में। बस ये सोच के बैठो, नौकरी अभी दिमाग से निकाल के रखो। अभी दिमाग में ये मत रखो कि मैं नौकरी लगने जा रहा हूं, लगेगी नहीं जीवन में। फिर आप ये सोचो कि मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूं ना, वो पूरा मेरे को 4-5 घंटे में सीख के आना है, बस इतना सोच के आओ। 1 महीने बाद अपन आपसे बात करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे को इतना आता है। फिर आपको किसी किसी को लोड लगेगा, बढ़ के यार देखो नंबर सिस्टम हो गया, औसत भी हो गया, प्रतिशत भी हो गया। अभी गुरुजी तो लाभ हानि पढ़ा रहे, मैंने नंबर सिस्टम छोड़ रखा है, मैं भूल जाऊंगा तब तक उसको। ये होता है पढ़ाई में, कंपटीशन इसलिए बेकार लगता है। तो देखो किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार दोहराने पर
बनी संख्या हमेशा बनी संख्या हमेशा 101 से या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। किसी भी 3 अंकों की संख्या को दो बार दोहराने पर बनी संख्या हमेशा 11, 13, 143 व 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। हो गया? आगे देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? इकाई अंक होता है किसी भी संख्या का सबसे लास्ट वाला अंक। अब वो कैसे फाइंड करना है आपको समझिएगा ध्यान से। अब जैसे देखो मैंने ये संख्या लिख दी आपकी, आपको तो अच्छी तरह पता है कि देखो ये वाला इकाई का अंक है, ये वाला दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, और ये आपका क्या है। लेकिन मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख दूं, और अब मैं कहूं कि इसको जोड़ने के बाद सबसे लास्ट वाला अंक कौन सा आएगा, इकाई का अंक जिसे हम कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको। यही सीखते नहीं सीखते हैं, अब बस यही सीखना अपने को। कभी कभी ये क्या कहेगा, इनका गुणा करके दे देगा, चलो जोड़ तो आप लोग मान लिया, क्योंकि देखो जोड़ने का तो हमने बचपन से ही सीखा हुआ है कि जितनी संख्या दे रखी है उन सबको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है जोड़ने के अलावा गुणा करने की, जैसे मान लीजिए यही संख्या में बीच में प्लस की जगह क्या लिखा होता, गुणा ना होगा फिर अपने से, वही सीखना है अपने को। तो देखो इकाई अंक में क्या सीखना है, समझो ध्यान से। नंबर फर्स्ट, यदि संख्याएं जोड़ या गुणा के रूप में दी हैं, यदि संख्याएं जोड़ या गुणा के रूप में दी हैं तो सभी संख्याओं के अंतिम अंक लेकर, सभी संख्याओं के अंतिम अंक लेकर आपस में जोड़ते या गुणा करते हैं। आपस में जोड़ते या गुणा करते हैं एवं
जो अंक सबसे अंत में आता है, सबसे अंत में आता है, वही इकाई अंक कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका? इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये, यहां तक आपने लिख लिया। अब 2 मिनट आप पहले सीखो चीजों को। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे ऐसे आगे आपका देखो 3592 प्लस का 2047 प्लस का 7489 प्लस का 9055 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, ध्यान दीजिएगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सभी का लास्ट वाला अंक लेना है बस आपको। तो देखो इसका क्या है 2, इसका क्या है 7, इसका क्या है 9 और इसका 5। देखो 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ आपका 21, 21 और 2 कितना हो गया आपका 23, 23 का लास्ट वाला अंक कौन सा है आपका? तो 3 ही क्या हो जाएगा आपका? इकाई अंक हो जाएगा। हो गया आपका सवाल। इतना सा काम करवा रहा है वो आपसे कि आपको यूनिट डिजिट निकाल के देना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। जोड़ दिया। अगर ऐसे ही आपको प्रश्न आपको गुणा के रूप में दे रखा हो कि 459596 गुणा 3178 गुणा 8193 गुणा 31589 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां से याद रखनी है, वो बात ये है कि जोड़ने में तो क्या होता है कि 22 23 25 30 45 50 52 60 70 100 तक भी होगा, हम जोड़ते जाएंगे। लेकिन एक बार गुणा करने के बाद दोबारा नहीं होता अपने से। तो देखो करना क्या है अपने को कि देखो 6 गुणा 8 कितना हुआ आपका 48, इसका इकाई अंक कितना हुआ अब आपका? तो अब आपको 8 यूज करना है क्योंकि तुम 48 में गुणा नहीं कर पाओगे फिर। तो देखो फिर 8 का गुणा कितने से करेंगे? 3 से। 8 तिया कितना हो गया आपका 24, कितना आया आपका 4, और 4 गुणा 9 कितना होता है आपका 36। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बताओ। ओके, उतारो। तो ये कॉलेज की ड्रेस सीनियरिटी के हिसाब से मिलती है, कैसे मिलती है या कुछ? मतलब आपको सबको एक जैसी मिलती है ड्रेस? तो अलग नहीं है कैटेगरी? मतलब अच्छा, बी फार्मा वाले भी हैं क्या इधर? भाई साहब, और सब होता है इस कॉलेज में? बी फार्मा, डी फार्मा, बी ए, एम ए, बी सी ए, एम सी ए, एम कॉम, बी एड, बी एस टी सी, सब होता है? चलिए यहां तक हो गया। आगे देखिए, इतना सही नहीं होता है इकाई अंक। अभी तो ये चालू हुआ है, अभी तो तुमको नानी याद दिला देगा, तुम भूल ही जाओगे कैसे निकालना है। देखो अगले वाले पेज पर सबको यही लग रहा होगा, अब तो निकाल देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिए घात वाली संख्याओं का इकाई अंक।
वो तो संख्याएं कैसी थी आपकी, नॉर्मल थी। अगर संख्याओं पर क्या लगी हो आपकी, पावर लगी हो, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, यदि प्रश्न में दी गई, यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी दिया है तो घात कुछ भी लगी हो इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। इकाई अंक आपका अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि देखो ये 4 अंक अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, ये समझ लो ये वांटेड है चारों, ये तुमको दिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं वांटेड, अगर कहीं कोई आपको अपराधी या गुंडा टाइप का आदमी दिख जाए तो अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो उधर ही रहता है, क्योंकि देखो वो गुंडा है, अपन आम आदमी है, साधारण लोग हैं, अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्यों भाई, गुंडे से क्या मुंह लगना। वही कहानी है इन चारों की, इनकी गुंडागिर्दी चलती है इधर कि देखो अगर हम आएंगे तो फिर कोई और नहीं आएगा, हम ही रहेंगे इधर। पिक्चर देखे वो पांडे जी वाली, बताओ कौन सी वाली पिक्चर की हम बात कर रहे हैं? दबंग। पुराना हो गया, तुम छोटे होंगे उस समय। देखो हम पुराने जमाने के आदमी, तो हम तो पुरानी देखेंगे, अभी नए जमाने की समझ ही नहीं आती अपने को। तो अब अपन कुमार सानू के गाने सुनने वाले आदमी, अपन अलका याग्निक को सुनने वाले, अनूप जलोटा वाले आदमी है। अभी इधर माहौल ही कुछ अलग है भाई साहब, पता नहीं गाना ही कैसा आता है। अच्छा उसका हिंदी समझ में नहीं आता, क्या क्या रही है, हकीकत बात है उसका कोई। अच्छा पुराने गानों का आप मतलब निकाल के देखिए, सब समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी नए वाले का समझ में नहीं आता, वो बीट बॉक्सिंग समझ में आती है कि हाँ थोड़ा साउंड बढ़िया है बस, बाकी कोई मतलब नहीं है भाई साहब। खूब सारे गाने चल रहे हैं तुम्हारे सामने। देखो मेरे को भोजपुरी गाना सुनना पसंद है, आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब आप सुनना प्रारंभ करेंगे और जब आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे, आपको लगेगा वाकई में बहुत कुछ। आप रागनी सुनिए, आप कव्वाली सुनिए, ये सुनने की चीजें हैं। अब आजकल के सिंगर ही उल्टे सीधे हैं। आजकल तो देखो, आजकल प्रोग्राम नहीं रहे, आजकल मूवी और ये जो अपना बॉलीवुड जितना भी जो भी हम देखते हैं, ये सब लेडीज संगीत रह गया है, अलग प्रकार का है, जिसका माहौल अलग है। आज से पहले देखिए आप और वर्तमान को देखिए, बदल गया पूरा, प्रोग्राम ही बदल गया। अभी एक घर में पिक्चर खत्म हो जाती है भाई 2.5 घंटे की। अच्छा अभी एक पिक्चर आई है ना नई, मेरे को एक सर बता रहे थे, अपने यहीं पढ़ाते हैं हिंदी, वो बता रहे थे, बोले गुरुजी कुछ नहीं है, वो गांव में और भूत भूत में निकल गई। वो बोला कहीं लेके ही नहीं गए वो। मैंने कहा भाई इतने घंटे की पिक्चर? बोला बस इतना ही है, वो कभी भूत आ जाता है, कभी वो चले जाते हैं, कभी भूत आ जाता है फिर वो चले जाते हैं। मैंने कहा भाई ये सही है। अरे वो आई है ना अभी वो स्त्री, बोला कुछ नहीं है उसमें, भूत ही भूत है बस, वो हीरोइन कभी आ जाती है कभी चली जाती है। बोले गुरुजी सच में बिल्कुल मजा नहीं आया मेरे को तो। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा भाई गाना? बोला गाना तो एकदम पुराने ख्यालात का है पूरा। अब मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा हो रहा है इंडिया में, बहुत कुछ हो रहा है। अरे यार देखो तुम लोग क्या है, तुम लोगों को थोड़ी देर हंसी आती है। देखो अच्छा बताओ, पहले क्या था, आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो 10 साल पहले जो पैंट पहनते थे हम लोग, जो सिलवा के पहनते थे टेलर से, तो हम लोग नीचे वाली मोरी को लड़के क्या कहते थे, पैर से अंगूठे से मिलना चाहिए, जिसे हम बेल बॉटम कहते थे। याद आया किसी को? बहुत बड़ी मोरी होनी चाहिए। फिर वापस जमाना थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, वो थोड़ी कम हुई, थोड़ी और कम हुई, फिर वो बिल्कुल चिपक गई भाई साहब पैर में। ठीक है, फिर पैर में चिपकने से काम नहीं चला तो ऊपर कर दिया उसको। अच्छा ऐसा हुआ था नहीं हुआ था?
जैसे हम लोग एंकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। वापस लड़का उसी जमाने पे आ गया लौट के, वापस फिर चौड़ी मोरी का पहनने लग गया। देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अब वापस वही मिल रहा है। अब महिलाओं को, लड़कों को, सबको वो चौड़ी मोरी का पहनना पसंद है। तो भैया देखो, जमाना वही है, चीजें क्या है, अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पहले किराए के घर में रहते थे, पापा ने थोड़ा कमा लिया, अभी खुद का घर हो गया, फिर आप भी कमाओगे, आप अपना खुद का अलग बना लोगे, तो आप तो वही हो ना, अपग्रेड हो रही है चीजें। अच्छा, पहले क्या होता था, आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, राजा महाराजा क्या करते थे, जैसे कि पसंद आ गई, अब हमको विवाह करना है, यही होता था राजा महाराजाओं का। और अच्छा, नहीं करना है, सारा युद्ध कर ले, हारेगा तब तो करेगा, यही हुआ ना भारत में। भाई या तो तुम राजी रास्ता से मेरे साथ शादी कर दो, नहीं है तो तुम मेरे से युद्ध कर लो, हम जीतेंगे, हम तुम्हारा राजपाट भी छीन लेंगे, फिर तुमको हम अधीन बना देंगे। यही हुआ है, आज भी यही हो रहा है। पसंद आया, शादी कर ली, घर वालों ने राजी से कराई, ठीक है, नहीं तो भाग जाएंगे, होगा यही है। कहानी वही चल रही है, बस क्या है, वर्जन अपडेट हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। और आप लोग जो एंड्रॉइड सुनते हो ना, एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है पता है आपको, पुरुष होता है। ये मानव प्रवृत्ति पे काम करने वाला मोबाइल, जो काम व्यक्ति कर सकता है वो सारे काम मोबाइल कर रहा है आज। बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको छोटी सी भी कैलकुलेशन करनी है मोबाइल से करते हो। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, और गायनो का मतलब होता है महिला। आपने देखा होगा महिला विशेषज्ञ का नाम अंग्रेजी में गायनोकोलॉजिस्ट लिखा होता है, और तुम लोगों को यह पता नहीं है आज से पहले कि यह क्यों लिखा हुआ है, उसका मतलब यही होता है। उसकी हिंदी होती है महिला रोग विशेषज्ञ। तुम कहोगे बनकर इतना टिपिकल अंग्रेजी, हाँ तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमको अंग्रेजी में समझ में नहीं आती हैं और हिंदी में बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बहुत चीजें ऐसी है जो हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब कोई तुमसे कहे कि मन का गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन दड़ी प्रतियोगिता, तुम कहोगे मन क्या बोल रहा जे, मन का क्रिकेट होता है, क्रिकेट की हिंदी इतनी बड़ी है। अब जैसे तुम लोग रेलगाड़ी कहते हो, लोपत गामनी, अब कितना बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? मन का कहाँ हो, मन के लोपत गामनी में, कहाँ बैठे हो, मन का लोपत गामनी विश्राम गृह। वो कहेगा भाई यार ये कौन आदमी है? तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअलिटी में चीजें अपडेट हुई हैं, व्यक्ति वही है, व्यक्ति की चीजें वही हैं। आप अपने को, पिताजी को देखो, आपके पिताजी के और आपके दिमाग में समझ लो, ये समझो कि वो पुराना आपका नोकिया वाला फोन, ये वाला एंड्रॉइड वर्जन है, क्योंकि वहां उतने ही फीचर्स हैं, उनकी वहीं तक लिमिट सेट है कि देखो परिवार होता है, बच्चे पालने होते हैं, पढ़ाने होते हैं, खेती करनी है, दुकान पे जाना है, बस हो गया काम, इतनी सीमित है, उनको कोई मतलब नहीं। और तुम एंड्रॉइड वर्जन में हो, अब तुम्हारे दिमाग में 100 प्रकार के जंजाल हैं। सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज में वो मिलेगा, ये होगा, ये पढ़ाने आएगा, वो पढ़ाने आएगा, कॉलेज से आगे घर जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ये भी काम करना है, बस तुम्हारे दिमाग में 40 प्रकार की चीजें हैं। तो भैया नोकिया फोन में उतने फीचर आते थे पहले, अभी एंड्रॉइड में खूब सारे आते हैं। ये वाली चीज है, आदमी वही है, आप सोच को डेवलप करें, केवल आदमी की सोच बदल नहीं रही। अरे वापस वही आ रहा है लौट के दौर, और 100% वही आ जाएगा, कोई नहीं बदल सकता। आज देखिए युवा को आप वापस से भक्ति की ओर दौड़ रहा है, वो वृंदावन जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं भाई साहब, लौट के नहीं आते, उधर ही वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, बस ठीक है अपन राधे राधे करेंगे, फ्री में मिल जाता है खाना पीना, कोई मेहनत नहीं करनी। हाँ रियलिटी है, वहां जाने के बाद फ्री में खाना मिलता है, खूब सारे आश्रम है, जहां मन करे वहां रहो, कोई टेंशन नहीं। तो आदमी के दिमाग में एक पिक्चर आती है, क्या यार फालतू में सुबह उठो, टिफिन लगाओ, कॉल जाओ नौकरी करने, शाम को आओ, इधर बीवी के ताने सुनो, इधर सही है यार, एकदम मस्त है भाई साहब, किसी का ताना नहीं सुनना है, जब भी मन करे भजन कर लिया, और नहीं तो भाई साहब पीला वस्त्र ही तो पहनना बस। इसलिए आदमी पहुंच रहा है उधर, उसका रीजन क्योंकि उसको पता है कि मैं इतना वर्क कर नहीं सकता, वर्कलोड भी तो होता है, कोटा में मौत होती है आए दिन। वो लड़के पे क्या घर वाले तो भेज देते हैं, मेरे को IIT कराना है, इसको मेरे को नीट की तैयारी कराना है। अरे भाई उससे पूछ तो ले एक बार, उसके बस की है कि नहीं है। अब पैसा खूब सारा होता है माँ बाप पे, वो भेज देते हैं जबरदस्ती, ऐसा होता है बहुत के साथ में। आप में से तो ऐसा कोई नहीं जो जबरदस्ती पढ़ रहा हो, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो, ना कोई कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं, अपने घर रहना है। अभी तुम अम्बानी के लड़के से कहोगे चलो पशु प्रजनन की तैयारी करेंगे, कैसा फील होगा भाई साहब, तुम बताओ ना, कैसा फील होगा? अच्छा सोचने का विषय है ना। इसीलिए क्या है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है ना, वो वही है, वो ना तो ऊपर उठ पा रहा है, ना वो नीचे जा रहा है,
उसी में भाई साहब वहीं से जीना स्टार्ट करता है। अरे आप सरकारी मास्टर को देख लो जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में टीचर बनता है, उसका रिटायरमेंट आ जाता है तब जाके वो मकान ले पाता है। एक्चुअलिटी ये है सरकारी नौकरी की, वैसे देखी जाए तो। बस दिक्कत क्या है, अपने को ये पता है कि धूप आंधी बारिश में तूफान कुछ भी आए पैसा नहीं रुकेगा, ये है असली कहानी। इसलिए आदमी सरकारी नौकरी में जाता है। बाकी आप ये सोचे कि सरकारी नौकरी लगने के बाद आदमी महल खड़ा कर दे, तो गलत फहमी आप लोगों की। जीवन सिक्योर होता है। बाकी अगर आपको बहुत कुछ करना है बड़े लेवल का, तो सरकारी से नहीं हो सकता। ये चीज को आप एक्सेप्ट करें। और ये आपने देखा भी आपकी जान पहचान में, सरकारी आदमी की लिमिट वही होती है, हर महीने फिक्स वेतन आएगा, पूरे महीने में खर्चा हो जाएगा, फिर अगले महीने फिर आएगा, फिर खर्चा हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है उसका जीवन। अब उस आदमी से कहो कि भाई साहब चलो मनाली चल ले, वो कहेगा भाई साहब नहीं, विद्यालय जाना है हमको, हमारा तो मनाली शिमला सब वही है, छुट्टी करेंगे पैसा कट जाएगा। ये नियम है एक्चुअलिटी में सरकारी जॉब का। पर पानी क्यों है? क्योंकि जीवन सिक्योर करना है सबको। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे 1050 लिख दिया हमने और पावर लगाई 34 में इकाई अंक 7 के साथ उतारिएगा तो क्या होगा बताओ? 0 ही रहेगा भाई साहब। आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अभी हमने बता दिया कि ये तो एकदम डॉन समझ लीजिए इनको चारों को। ये कहते हैं हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हम अगर तुमको दिखेंगे हम वैसे के वैसे ही नीचे आएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखो मैं लिख देता हूं आपका 2013 20,131 की पावर 57 में यूनिट डिजिट, इकाई अंक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट डिजिट, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। जैसे लिखा आ जाता है आपका देखो 2055 की पावर 47 में यूनिट डिजिट, तो क्या आएगी आपकी बताओ? तो आंसर आएगा आपका कितना? 5 आएगा। जैसे लिखा आ जाता है आपका 8066 की पावर 37 में यूनिट डिजिट, तो आंसर कितना आएगा आपका? 6। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चलेगा कि गुरुजी ये आएगा तो ठीक है, इसके अलावा आएगा तो? वो हम आपको अगले पेज पे लिखा देते हैं कि इसके अलावा अगर कुछ और आएगा तो क्या करना है। यहां तक सबका हो गया? सर तो हैं, ये बोलो नहीं हुआ। नो सर नहीं होता, सर हैं अभी। अभी तो जितना हुआ, अभी तो बहुत कुछ देखना है मेरे को। अखबारों में नाम छपवाना है अपना, वो मरने के बाद छपता है, जिंदा किसी की नहीं छपता। गलती फहमी आपकी, जिंदा अगर किसी छप गया तो भाई साहब वो फिर किसी पर रुकेगा नहीं। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल सुने। आपको पता टीवी पे एक लड़का आता था, डांस किया उसने पहले, एंकरिंग वगैरह की, आप लोग जानते होंगे ज्यादातर, राघव जुयाल के नाम से सुना है नाम आपने? उसको 5 साल हो गए टीवी छोड़े हुए, किसी को नहीं पता होगा। और टीवी छोड़ के वो सिनेमा में गया, जो बॉलीवुड होता है। एक्चुअली टीवी पर आने का पैसा बहुत मिलता है, करोड़ों में मिलता है, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, अच्छा टीवी में तो फ्री में मिलता है आदमी, अच्छा टीवी का तुमको पैसा लगता है क्या? रिचार्ज तो होता है, वो अलग चीज है, लेकिन टीवी पे तुम्हारा मन करता है वो नहीं देख सकते तुम। टीवी पे वो से देख सकते हैं जो टीवी चलाएगी, बात सही है कि नहीं है? लेकिन अगर आपने पेन ड्राइव से अगर कोई चीज चलानी है या खुद से चलानी है तो आपका जो मन करे वो चला लो। तो टीवी एक ऐसा वर्जन है जो स्वयं चलता है अपने आप में, तो वो फ्री में ही तो हो गया। तो फ्री में तो जो दिख रहा है वो मिल रहा है, अच्छी बात है। राघव मिले, अच्छा भाई साहब तुमको सपना नाचती हुई दिखे, तुमको दिक्कत कहां आ रही है? फ्री में चल रहा है, एक बार रिचार्ज होगा पूरे महीने फ्री हो। और अगर कोई ये कहे ना कि अंबानी पैसे वाला है, तो आप ये बता दिया करो हम भी भाई साहब 1 महीने का 399 देते साले को, काई का पैसा वाला है, हम देते उसको पैसा। अच्छा नहीं देते आप लोग? हर महीने देते हो उसको, सैलरी तो दे रहे हो तुम उसको, तो वो काई का पैसा वाला? तुम पैसा वाले हो। अंबानी को आप हर महीने का वेतन देते हो, जो रिचार्ज होता है वेतन ही तो है, उसके उपलक्ष्य में वो हमको सुविधा दे रहा है केवल। अच्छा नौकर का क्या काम होता है? अच्छा मैं वेतन ले रहा हूं ना, तो आपको मैं पढ़ाना हूं ना। यहां जो नौकर काम कर रहा है उसका काम क्या है? काम करने का। आपको वो सुविधा दे रहा है, वो कॉलेज वाले से पैसा ले रहा है, तो भैया वो हमसे पैसा ले रहा है ना, इसका मतलब वो हमको कोई खैरात में नहीं दे रहा कोई भी चीज, आप विरोध कर सकते हैं उसका। लेकिन जब वो लड़का वापस लौट के सिनेमा में आया, उसने भौकाल मचा दिया भाई साहब, एकदम अलग ही कर दिया उसने। उससे सीखिए आप। आज उसी राघव को देखने के लिए आदमी टिकट खर्च कर रहा, पैसा 250-300 रुपए दे रहा सिनेमा में, क्या उसको देख के आना है। ये वही है भाई साहब जो पहले वो डांस में आता था
और आज देखो फेमस आदमी हो गया। अब आप उसकी पिक्चर देखने जाओगे, एक व्यक्ति को 250 रुपए देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ये है काम की बात, ये है कमाई। नाम कितना कमाया मैटर नहीं करता। जैसे कि देखिए, आप किसी कॉलेज के प्राचार्य बन जाइए, सरकारी कॉलेज के, सरकारी कॉलेज का प्राचार्य स्कूटर पे निकल जाता है, गाड़ी में निकल जाता है, कोई नहीं जानता। आप विधायक बनो एक बार, भाई साहब 5 गाड़ी पुलिस की आगे, 5 पीछे, पुलिस वाले दूर से ही रोड खाली कर देंगे, बन के मंत्री जी आ रहे हैं भाई साहब। अब तुम ऐसे देख रहे, और मंत्री जी 10वीं पास। बताओ प्राचार्य की सैलरी पता कितनी होती है? 3.25 लाख रुपए। और विधायक की सैलरी कितनी होती है पता? 40,000 रुपए। लेकिन देखो फुल पावर। तो एक्चुअलिटी में इस इंडिया के अंदर पद की वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है। आपके पास कोई पद होगा, आपको दुनिया जान जाएगी, और आपके पास पद नहीं हुआ, मैं कह रहा भाई साहब मच्छर भी ये करेगा, वो कान पे ही आके भिन भिन करेगा, तुम्हारे दूर नहीं भागेगा। और मच्छर तो पैसे वाले के पास भी जाता है भाई साहब, वो थोड़ी भेदभाव करता है। ऊपर वाले ने भी नहीं किया तुमको, देखो एकदम समान शरीर दिया, सबको नहीं दिया है, ये तो अपन लोग कर दिया। अब देखो लिखो फटाफट, यदि प्रश्न में, इसलिए मस्त रहना है। अब देखो आज बहुत सारा लिखा है मैंने, सब पूछूंगा कल में, अभी पढ़ के आना है कल से। यदि प्रश्न में 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक दिया है तो घात को 4 से भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, और नंबर बी है आपका 4 का भाग देने पर शेष बचे। बेटा मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूं बार बार इन चीजों को, आज से 10 साल, लगभग 8 साल पहले मैं अलवर जिले में गया था एक बार, इसी नौकरी की तलाश में, कंपटीशन की पढ़ाई के लिए। वहां एक समय एक संस्थान चलता था अरावरी कोचिंग के नाम से, और बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था अपने आप में कंपटीशन का, बहुत, जैसे कि अपन नाम सुनते हो उत्कर्ष वगैरह का नाम सुनते हैं, ऐसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था अपने आप में। कोविड से पहले, आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो मैं लगातार 3 दिन गया अपने भरतपुर से, और मैं 3 दिन उसके ऑफिस में बैठ के आ गया, लेकिन उस डायरेक्टर से मेरा मिलना नहीं हो पाया। वो जमाना भी था, क्योंकि जब अपन क्राइसिस से गुजर रहे थे, चीजें थी, नहीं मिल रही थी नौकरी, अपने को पढ़ाना था, और एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले तो पैसा अच्छा मिलता है। बाकी देखो नॉर्मल जगह पे पढ़ाने का पैसा नहीं मिल पाता है इतना, लोग पैसा भी खा जाते हैं इस लाइन में, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब मैं आज से 8 साल पहले जब मैं गया, तो मैं लगभग 3-4 दिन गया, फिर 2-3 महीने बाद फिर गया, लेकिन उस डायरेक्टर से मिलना नहीं हुआ। और पता है किस्मत की पलटी किसे कहते हैं? आज वही डायरेक्टर मेरे यहाँ पढ़ा रहा है हिंदी। और मैं आपको बता दूं, जिस संस्थान में, जिन सर ने आपकी सेमिनार ली थी ना, मैं उस संस्थान में फिलहाल एमडी की पोस्ट पर हूं, जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। और बहुत बड़ा संस्थान है, जिसमें हम लोग लगभग 138 मिलियन के साथ में हैं, और 138 मिलियन बहुत होता है, अभी काउंट करना कितनी जीरो आएंगी पीछे, ठीक है। मैं उस संस्थान में एज ए एमडी की पोस्ट पर हूं वर्तमान में, और वो व्यक्ति मेरे नीचे काम कर रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है वर्तमान में। वही आदमी जिसका इंस्टीट्यूट था अलवर में, आज वो आदमी मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, और जी सर ही जी सर होती है। तो मैंने फिर उसको ये वाक्यांश बताया था, क्योंकि मैं उसके यहाँ फोटो खींच के लाया था उस समय ऑफिस में बैठ के। मैंने कहा देखो 2016 में गया था मैं तुम्हारे यहाँ, तब तुम्हारे किसी ऑफिस बॉय ने मुझे मिलने नहीं दिया था। भाई साहब वो जिस दिन नौकरी लेने आया था ना, मैंने कम से कम 10 घंटे बिठा के रखा सर से मिलने से पहले, लेकिन मैंने 10 घंटे बाद मैंने मिला दिया था कि भाई अब तू मिल ले सर से। सर ने कहा कि इसको नौकरी देनी है। हकीकत बताऊं मैं आपको, दिल की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि आप सोचिए पैसा अगर किसी के पास रुक जाए तो इंसान किसी की सुनेगा नहीं। पैसा क्या है कि चलायमान चीज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, तीसरे पर, ये चलता रहता है। और पैसे का चक्र जिस दिन रुक जाएगा, उस दिन जिसके पास पैसा है ना, वो आम आदमी को भाई साहब कुछ नहीं समझेगा, वो उसके सामने कुछ नहीं है, समझो आप।
लेकिन पैसा क्या है, कभी इसके पास है तो कभी इसके पास है, कभी उसके पास है। बाप ने अगर खूब सारा कमाया तो बेटा निकम्मा होगा, 100% वो उड़ा देगा। तो वो परिवार की जो दिनचर्या है ना, वो वहीं आती है। पीढ़ी में अगर एक व्यक्ति पैसे वाला हुआ है तो दूसरे ने उसको डुबाया जरूर है, वो पैसा कहीं ना कहीं जाके निकल लेगा, तो वो स्थिर है। तो कहने का मतलब सब पे इक्वल टाइप का है, वैसा ही है। आप अपने आप को अपग्रेड करिए, आप अपने आप को रियलिटी में उस जगह अपग्रेड करिए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको कहीं ऐसा लगता है, और मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मैंने अखबार मैंने बेचा है, मैंने जूते चप्पल वाले की दुकान पे काम किया, मैंने कपड़े की दुकान पे काम किया है, और मैंने मैरिज होम में बेटे का काम किया है। वहां से निकल के जब मैं यहां तक आ सकता हूं, आप लोगों के पास सुविधा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने वहां से निकल के मेरे परिवार में, मेरे खुद के घर में 14 लोगों को सरकारी नौकरी लगाई है पढ़ा पढ़ा के। क्योंकि देखो एक दिमाग में सेट था माइंड में कि यार पैसा कमाना है, 2 नंबर से कमाना नहीं है और 1 नंबर का छोड़ना नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज हमारी सरकारी जॉब नहीं लग पाई। क्यों? क्योंकि मैं पैसे के पीछे उस तरीके से भागा। और ये लाइन है जो आपको सीखनी है। आज अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, सुख सुविधाओं के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा अपने आप आएगा तुम्हारे पीछे भाई साहब, और ऐसे दौड़ते हुए आएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कब आएगा और कब तुम पैसे वाले हो जाओ, किसी को नहीं पता चलता है। रातों रात हो जाता है आदमी। एक वीडियो मिलियनों में चली जाए उसकी, हो गया उसका पैसा, हो गया उसका सब कुछ, बस वो हो गया। अब वो उस अहंकार में आ जाएगा, यार अब तो अपन हो गए, कहानी खत्म हो जाती है। वो अपनी वर्किंग नहीं छोड़ता है, ये आपको सीखना है। मैंने कह दिया, मैंने कहा आप कहीं भी पहुंचा दीजिए, मैं मेरी पोस्ट नहीं छोड़ सकता, पढ़ाऊंगा मैं। बोलते कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ा आराम से। और मैं लगातार 8-10 घंटे पढ़ाता हूं अभी भी। तो रियलिटी यही है। तो देखो 2 चीजें हैं, फटाफट लिख लीजिए फिर अपन खत्म करते हैं। अगर आपको देखो 2, 4, 8 दिखेगा अगर भाग जाने पर, तो इनका इकाई अंक तो होता है आपका 6। क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। और आपको 3, 7 और अगर 9 दिखेगा तो इनका इकाई अंक क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो हम कल की क्लास में बता देंगे आपको। और इधर अगर कुछ शेष बचता है तो जो आपको इकाई अंक दे रखा है, उस इकाई अंक पर उस शेष पल को क्या कर दीजिए आप? पावर के रूप में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी की कहानी अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।